नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग एसएस विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए आज का काम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, जो भारत का संविधान है वो किसकी अनुशंसा पर बनाया गया है। अर्थात भारत में जो संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया गया वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर शुरू किया गया है। आपको पता है कि 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया, जिनकी अनुशंसा पर भारत में संविधान बनाया गया है। अब आगे की बात आती है कि संविधान सभा बनाने का डिसीजन कैबिनेट मिशन ने लिया कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा नियुक्त की जाएगी। तो संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य चुने जाएंगे। विभिन्न देशी राज्यों से और विभिन्न राज्यों से 389 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। ये कैबिनेट मिशन ने अनुशंसा प्रस्तुत की। उसके बाद इसके लिए चुनाव कब आयोजित किए गए? भारत के संविधान को बनाने के लिए जुलाई 1946 में चुनाव आयोजित किए गए। आपको पता है कि जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए चुनाव आयोजित किए गए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप बताएंगे, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुनावों के बाद फिर संविधान सभा की मीटिंग जब हुई, उस मीटिंग में अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि जो संविधान सभा बनाई गई उसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली मीटिंग हुई। यानी पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली मीटिंग हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है कि संविधान सभा में संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? तो आप बताएंगे कि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किए। उद्देश्य प्रस्ताव आपको पता है कि जब भारत का संविधान यानी बनाएंगे हम, उसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल करेंगे। आई होप कि पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद संविधान सभा की बहुत सी समितियां बनाई गई, जैसे कि संविधान सभा की संचालन समिति बनाई गई। उसके बाद राज्यों की समिति बनाई गई। उसके अलावा एक प्रारूप समिति भी बनाई गई, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। आपने पढ़ा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया, इसीलिए उन्हें संविधान का जनक माना जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रारूप समिति जो है उसमें कितने सदस्य थे? अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और 6 और यानी 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें आपने पढ़ा KM मुंशी के बारे में, अयंगर के बारे में, DP खेतान के बारे में और सादुल्ला खां के बारे में। ये कुछ मुख्य सदस्य थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। आई होप कि आप ये पॉइंट के साथ ये भी समझ गए होंगे कि उनमें मुख्य रूप से कौन कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। आई होप कि आपको ये पॉइंट अब लर्न हो जाएगा। उसके बाद कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 में एक परिषद गठन किया गया, एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया भारत में। तो उस अंतरिम सरकार में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का कौन सा पद था। जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू कौन से पद पर थे?
और आप कंफ्यूज होकर प्रधानमंत्री लिख सकते हैं, लेकिन वो उस समय उस परिषद के उपाध्यक्ष थे और उसे विदेश मंत्रालय भी मिला हुआ था जवाहरलाल नेहरू को। और आपको पता है कि उसमें गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि पहले रक्षा मंत्री बने बलदेव सिंह। आपसे कई बार पूछा जा सकता है। और जगजीवन राम जो श्रम मंत्री उस समय थे, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आई होप आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो है, जो राष्ट्रीय ध्वज जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने, आपसे कई बार एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, ट्राई कलर जो भारत का है, उसका जो डिजाइन किसने तैयार किया है, तो आपको पता है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का यानी झंडा जो तिरंगा है, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है उसका डिजाइन। आपको पता ही है कि 3 रंग कौन कौन से हैं। अनुपात कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, 3:2 का अनुपात भारत के राष्ट्रीय ध्वज का है। और 22 जुलाई 1947, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था, आप बताएंगे 22 जुलाई 1947। आई होप कि क्लियर है आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आने वाला कि समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए। तो ये प्रश्न रिपीटेड और बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत की संविधान सभा यानी संविधान की प्रस्तावना जिसे प्रियम्बल कहा गया है, उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। अब आपसे ये भी कई बार पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, आप बताएंगे 1976 में हुआ। और इसके तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, आप बताएंगे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। आपको पता ही समाजवादी का मतलब ऐसा समाज जिसमें बराबरी यानी समानता पर बल दिया जाता है। पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर कंट्री, भारत एक पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पर सभी धर्म बराबर है। और एक और प्रश्न कई बार आता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, और आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मुख्य अनुसूचियाँ, संविधान की मुख्य अनुसूचियाँ, किसी एग्जाम को उठा लीजिए वही प्रश्न मिलेगा आपको। तो पहली अनुसूची जो संविधान की है उसमें भारत राज्यों का संघ है, ये वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची में वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। उसके बाद दूसरी अनुसूची में वेतनों का वर्णन किया गया है, यानी विभिन्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर जो भी उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, इनकी सभी के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। तो आप याद रखने के लिए ट्रिक बना लेंगे कि वेतन कितने नंबर का, 2 नंबर का वेतन है उसका, 2 नंबर का। आई होप आपको याद हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पर शपथ ग्रहण यानी तीसरी अनुसूची में सभी मुख्य पदों की शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है। और उसके बाद ये प्रश्न तो आपका रिपीटेड है अभी ग्रुप डी का कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस अनुसूची में दिया गया है। तो चौथी अनुसूची जो है उसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। और 5वीं अनुसूची SC ST के प्रतिनिधित्व को लेकर है विभिन्न चुनावों में। और आपको पता है 7वीं अनुसूची कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो 7वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है, ये जो 7वीं अनुसूची में विभिन्न शक्तियों का विभाजन के लिए सूचियां बनाई गई हैं, यानी शक्तियों का विभाजन, सरकारों के बीच में शक्तियों के विभाजन का वर्णन किसमें है, 7वीं अनुसूची में है। और शक्तियों के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां संविधान में दी गई हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आई होप आपको पता है। उसके बाद 8वीं अनुसूची हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस की थी, जिसमें भारतीय संविधान की
22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। आपको पता है कि पहले 14 अनुसूचित भाषाएं थी, उसके बाद सिंधी, डोगरी, मैथाली, बोडो, इन भाषाओं को जोड़कर भारत के संविधान की 22 अनुसूचित भाषाएं हो गई हैं। और 10वीं अनुसूची के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। और 11वीं और 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन को लेकर है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है, 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायतों से है, जबकि 12वीं अनुसूची का वर्णन नगर निकाय से है। नगर निकाय यानी शहरों के प्रशासन को लेकर। आई होप आपको ये समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। आपको पता है इसका गठन कब हुआ था, ये कई बार पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। 1953 में तब किया गया था जब पहला भाषाई राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई राज्य बनाया गया था। उसके बाद सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम रखा पुनर्गठन आयोग राज्य, जिसे फजल अली उसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे फजल अली आयोग कहा जाता है। फिर एक और प्रश्न आता है एग्जाम में कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, आप बताएंगे। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि कोई बात नहीं है, भारत में एकता बनाए रखने के लिए अलग अलग राज्यों का गठन भी जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट, गोवा, दमन और दीव 18 दिसंबर 1961 को किससे प्राप्त किए गए, अर्थात किसके प्रभुत्व से भारत ने हासिल किए। आपको पता है पुर्तगालियों से ये इन्होंने, भारत सरकार ने इनको छीना था, पुर्तगालियों से। अब याद रखने के लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले भारत में यूरोपी कौन आए, सबसे बाद में कौन गए। सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली और सबसे बाद में गए पुर्तगाली। सबसे बाद में ही गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से छुड़ाया गया 18 दिसंबर 1961। और कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि गोवा दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर, आप बताएंगे। उसके बाद संविधान के मुख्य भाग और संविधान के आर्टिकल कई बार एग्जाम में आते हैं। आपको पता है पहला भाग 1 से 4 तक कौन सा, संघ का वर्णन किया गया है। उसके बाद 5 से 11 नागरिकता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन, नागरिकता। 12 से 35 बड़ा इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड, इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। और भाग कौन सा, तीसरा, याद रखेंगे। तीसरा भाग 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। उसके बाद 36 से 51 क्या वर्णन किया गया है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का वर्णन किया गया 36 से 51। और 51 कै जो है उसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन। अब कुछ मुख्य आर्टिकल हैं जिसके बारे में 324 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, 343 राजभाषा से, 352 से 360 कई बार एग्जाम में आता है। इमरजेंसी से आपातकाल से रिलेटेड कौन सा है, 352 से 360। आपको पता है 3 प्रकार की इमरजेंसी भारत के राष्ट्रपति को पावर है, एक वित्तीय आपातकाल, एक बाह्य युद्ध का आपातकाल जिसे वास्तव में इमरजेंसी कहते हैं, और एक आपातकाल होता है इमरजेंसी आपातकाल। और ये 2 आपातकाल अभी आपको बताई जा रहे हैं। उसके बाद 368 संविधान संशोधन, संविधान में बदलाव का जो किया जाता है वो 368 में उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए। उसके बाद भारतीय संविधान के कौन से
12 से 35 तीसरा भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेन 19वें आर्टिकल में, आर्टिकल 19 के अनुसार कितनी प्रकार की स्वतंत्रता भारत को के लोगों को दी गई है? आप बताएंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। इसी के एक 19F भाग में संपत्ति का अधिकार होता था। कौन सा अधिकार? संपत्ति का। अब वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कहां पर बना दिया गया? अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 21 से कई बार प्रश्न आता है। 21 में क्या दिया गया है? जीवन का अधिकार। कौन सा अधिकार? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। उसके बाद 21 क अभी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मैंने देखा है। 21 क में 6 से 14 साल के बच्चों को प्रमुख अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का अधिकार है, यानी पाने का अधिकार है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय कितनी प्रकार की रिट, यानी रिट का मतलब है आदेश, सर्वोच्च न्यायालय निचले न्यायालयों को आदेश जारी करता है, जिसे रिट कहा गया है। 5 रिट जारी कर सकता है। उनमें से आपने जाना एक मुख्य है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी आपने जिसको बंदी गैर कानूनी रूप से बना रखा है उसको हमारे सामने पेश करो। आपने एक और पढ़ा होगा परमादेश लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख। ये क्या है? प्रमुख रिट हैं जो सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। आपके यहाँ पर यही पूछा जाएगा कि कितनी रिट जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। आई होप कि आप समझ गए। आगे चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP 36 से 51 क में दिए गए हैं और भाग 4 में दिए गए हैं, आपको पता ही है। उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड, याद रखना आपको, आयरलैंड के संविधान से। ये इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, जबकि हमारे फंडामेंटल राइट हैं उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। आई होप आपको समझ गए। उसके बाद वर्तमान राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का मुख्य नागरिक होगा। योग्यताएं अनुच्छेद 58 में दी गई हैं कि उसकी उम्र, भारत का नागरिक हो, उम्र कितने? 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। यह भी कई बार एग्जाम में आया है। कहां पर? 58 अनुच्छेद में। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? आपसे पूछा जाएगा, बताएंगे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू पार्टी कौन सी है? जनता पार्टी, भारतीय जनता। और जन्म मयूरभंज, कल हमने मयूरभंज की लोहे की खानों के बारे में पढ़ा था। मयूरभंज ओडिशा, पहली आदिवासी मुख्यमंत्री। आपने पढ़ा था RK नारायण के बारे में कि वो पहले दलित राष्ट्रपति थे। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बारे में आपने पढ़ा है, प्रतिभा पाटिल। और ST अभी बनी है, क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा जरा, द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के संविधान में लिखा गया है। 63 अनुच्छेद 63 के अनुसार देश में एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं। और जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, 14वें उपराष्ट्रपति। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ कहां के गवर्नर रहे हैं? आप बताएंगे कि वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। और वो
झुंझुनू जिला राजस्थान से रिलेटेड है, झुंझुनू जिला राजस्थान से। उसके बाद अनुच्छेद 74 के तहत भारत में प्रधानमंत्री होगा, भारत का जो मंत्रिमंडल होगा, बहुमत पार्टी मेजॉरिटी पार्टी का मुखिया जो बनेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। और आपने पढ़ा है कि पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बना है? मोरारजी देसाई। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मोरारजी देसाई। और ये भी पूछा जाता है कि अपनी मर्जी से पहले त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई हैं, त्याग पत्र देने वाले। और आपको ये तो पता ही कि सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद संसद के बारे में पूछा जाता है। संसद अनुच्छेद 79 के तहत संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होंगे, अनुच्छेद 79 के तहत। और आपको पता है कि राज्यसभा ऊपरी सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा राज्यों का सदन है, जबकि लोकसभा जनता का सदन है, हाउस ऑफ पीपल है। उसके बाद आपको पता ही है कि लोकसभा में ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की। और राज्यसभा में ज़्यादा सीटें किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जैसा कि आपको पता है आज 29 अगस्त है, जो कि मेजर ध्यानचंद दिवस है। आज उनकी जन्मतिथि के अवसर पर यह मनाया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम पिछले साल बदलकर क्या कर दिया गया था? मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अब ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पिछले साल नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आप बताएंगे ध्यानचंद पुरस्कार। मिताली राज को कौन सा पुरस्कार मिला था? ध्यानचंद अवार्ड। उसके बाद श्री राजेश जो कि गोलकीपर हैं भारतीय हॉकी टीम के, उनको भी राजीव गांधी पुरस्कार दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। काकोरी कांड, ये मैंने हिस्ट्री से कुछ पॉइंट कलेक्ट किए आपके लिए। अगस्त 1925 में रेल खजाने यानी रेलवे में खजाने का एक रेल लूटने का काम किया था काकोरी नामक स्थान पर। काकोरी नामक स्थान पर सहारनपुर जा रही एक ट्रेन को लूटने का काम किया था, यानी उसका खजाना लूटने का कांड हुआ था। कब हुआ था ये? अगस्त 1925 में। और लूटने का कांड काकोरी नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इसे काकोरी कांड कहा जाता है। और इसका मुख्य संदिग्ध राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो आपसे पूछा जाएगा काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त किसे बनाया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को। और आपने ये भी पढ़ा था कि काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला। आपसे ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन काकोरी कांड में सम्मिलित नहीं थे? और सचिंद्र सन्याल, मनमथ नाथ, ये भी काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला को काकोरी कांड में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? आपसे पूछा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कब गठन किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का? 1 मई 1939 को। आपने जाना कि उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए और अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसलिए नाराज होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर एक नए गुट का निर्माण किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। कब हुआ? 1 मई 1939 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है
कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया जिसका नाम क्या रखा गया, करो या मरो। कौन सा नारा दिया, करो या मरो। अब अगला और इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एचएसएससी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। एचएसएससी ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि भारत का पहला आंदोलन बताइए जो कि नेतृत्व विहीन हो। नेतृत्व विहीन, यानी नेतृत्व विहीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के चुनिंदा नेताओं को, जो मुख्य नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां महल में रखा गया और राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य नेताओं को, जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए कोई नेता नहीं बचा इसका, इसलिए नेतृत्व विहीन आंदोलन इसे कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। आई होप यू एंजॉय टूडेज सेशन। और यदि आप मेरे YouTube, आपके अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग। जय हिंद, जय भारत।